हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो कैसा है, ठीक है, वो क्यों ज़रूरी है, उसका क्या रोल है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो है वो आपको मैंने बता दिया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका नाम। देखिए, इस पहले आपको ये थोड़ी सी ऐसी स्टोरी दी हुई है कि चैप्टर जो आप ये स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसमें आपको इस चैप्टर की जो शुरुआत है ना, एक फ़ुटबॉल से की गई हुई है, ठीक है। बहुत सारी गेम्स जो हैं आपने उनके बारे में सुना होगा और डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स के बारे में सुना होगा कि वो ये गेम खेलते हैं। जैसे जैसे आपको मतलब गेम्स के बारे में नाम जो है वो लिए जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि कैसी वो गेम जो है वो कैसे खेली जाती है। जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, कोई भी गेम जो है उसके बारे में आपको पता होगा कि वो कैसे खेली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे आपने फ़ुटबॉल के बारे में सुना, तो फ़ुटबॉल जो है वो क्या करेगा, ये एक ऐसी गेम है जिसमें एक प्लेयर जो है, खिलाड़ी जो वो अपने पाँव के साथ फ़ुटबॉल मैच खेलता है, ठीक है। फ़ुटबॉल के रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो अगर एक प्लेयर जो है वो अपनी बाजू जो है वो क्या करेगा, फ़ुटबॉल के साथ लगाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट द गोलकीपर को छोड़कर अगर कोई और खिलाड़ी जो है वो अपने बाजू जो है वो फ़ुटबॉल के साथ, हाथ के बाजू जो है वो फ़ुटबॉल के साथ लगाएगा, तो वो एक कंसीडर किया जाएगा कि वो फाउल है और उसको गेम से बाहर निकाला जाएगा। अगर प्लेयर जो है वो फुटबॉल को हाथों में पकड़ के खेलने लगे और वो एक दूसरे को पास करना शुरू कर दें, तो वो फुटबॉल नहीं कहलाएगा, वो गेम फिर कुछ और हो जाएगी। सिमिलरली दूसरी गेम्स की तरह अगर हम बात करें, जैसे हॉकी की हम बात कर रहे हैं या फिर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो उनको खेलने के लिए रूल्स अलग हैं, ठीक है। उनका जो रूल होगा ना खेलने का, जैसे क्रिकेट में आपको 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। फील्ड कुछ एक टीम जो होती है वो फील्डिंग करती है और एक टीम जो है वो खेलती है। तो उसी तरह से जैसे जैसे गेम्स होती जाएंगी वैसे वैसे उनके रूल्स भी अलग होते जाएंगे। इस रूल्स होने अलग होने से मतलब क्या है कि हमें पता चलता है कि कौन सी गेम जो है वो दूसरी गेम से अलग है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फुटबॉल जो पाँव से खेला जाता है और क्रिकेट मैच जो वो हाथों से खेला जाता है, ठीक है, बैट के साथ खेला जाता है। तो एक इनके रूल्स हैं कुछ जो हमें इन दोनों गेम्स को या बाकी की और गेमों को एक दूसरे से क्या करती हैं, अलग करती हैं। उसी तरह से इन्होंने बोला कि सोसाइटी के अंदर भी कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं जो उसको दूसरी सोसाइटी से अलग बनाती है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ की अगर बात करो, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं और वो इन रूल्स को क्या करते हैं, इन रूल्स को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, कुछ कंसेंसस के थ्रू करेंगे, और यही कंसेंसस जो अगर हम मॉडर्न कंट्रीज़ में बात करें, यही कंसेंसस जो हैं ये हमारे पास रिटन फॉर्म में होते हैं। और इन्हीं रिटन डॉक्यूमेंट्स को हम ये जो रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास है ना, इनमें कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर जैसे कि आपने क्लास 6 क्लास 7 में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक, ये आपकी जो बुक है ना जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ा होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपने उन क्लासेस में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो क्या आपने कभी आप हैरान हुए हो कि भाई हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, तो या कभी आप इतने क्यूरियस हुए हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने लिखा, कब लिखा गया। इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम इन्हीं इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। और यही इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं ये हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी में कैसे काम कर रहे हैं, और इस चैप्टर के अंदर इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फोकस रहा है इस चैप्टर के अंदर, वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपका आ जाता है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो आजकल की जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड की, जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक। दैट मीन्स डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए बनाई जाती है। लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं और अपने लिए क्या करते हैं, पॉलिटिकल लीडर चूज़ करते हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट को फिर क्या करता है, हमारी कंट्री को क्या करता है, रन करता है। वैसे ये बोला गया है कि हर वर्ल्ड की जितनी भी मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर एक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो डेमोक्रेटिक ही होगी। कुछ कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन वहाँ पर मोनार्की रूल होता है। मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पर राजा या रानी का रूल हो, ठीक है। नेपाल में पहले था लेकिन अब नहीं है। तो उसके बाद आगे क्या बोला है,
जैसे सऊदी अरेबिया में प्रिंस का रूल है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन होने का ये मतलब नहीं है कि हर एक कंट्री में, ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्री जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे रूल भी डेमोक्रेटिक हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बहुत सारे पर्पसेस हैं, ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट पर्पस क्या है उसका, कि ये हमारी कंट्री के लिए कुछ आइडल सेट करता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे कंट्री के सिटीजन जो हैं वो क्यों रह रहे हैं, उनकी क्या इच्छाएँ हैं, ठीक है, कैसे रहेंगे, या उनकी क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, उन सब के बारे में हमें पता चलता है। आइडल्स क्या हो गया, आइडल्स एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, यानी कि ऐसे रूल्स और ऐसे रेगुलेशन सेट किए गए हैं हमारी कंट्री के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जिसके बेसिस पे हम सिटीजन्स को बता सकते हैं कि भाई आपको इस सोसाइटी के अंदर, इस कंट्री के अंदर जो है वो कैसे रहना है, ठीक है। मतलब रहते तो सभी अपनी मर्ज़ी से हैं, लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन के बेसिस पर हमें सोसाइटी के अंदर जो है वो रहना होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी के भी घर जाके रहने लगोगे, नहीं भाई, ये रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली जो है वो अगेंस्ट है अगर आप ऐसा करोगे। तो यही बोला हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सर्टन आइडल्स को सेट करता है, जिसमें हमें कंट्री के एक सर्टन आइडल्स पे सेट करता है, जिसमें ये पता चलता है कि सिटीजन्स को जो है वो कैसे रहना है और उनकी क्या क्या एस्पिरेशंस है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें हमारी फंडामेंटल नेचर ऑफ अवर सोसाइटी जो है उसके बारे में बताता है, कि हमारी सोसाइटी का नेचर कैसा है उसके बारे में हमें बताएगा। आगे देखिए क्या है, कंट्री जो है ना वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ लोगों से मिलकर बनी हुई है, जो कि एक सर्टन बिलीफ, यानी कि कुछ एक ही विश्वास को देकर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर वो एक ही बिलीफ को, एक ही विश्वास को मानते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक इशू पे सभी लोग एग्री हों, ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर हम कोई बात करते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हमारी कंट्री के अंदर रहते हैं, तो अब ज़रूरी नहीं है, उनका सबका विश्वास एक है, जैसे सब भगवान को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानता है, विश्वास तो एक ही है सबका। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो सभी लोग उस चीज़ में एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री भी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो क्या करता है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से एक पर्सन जो है कंट्री के अंदर अपनी मतलब किसी भी चीज़ के लिए एग्री कर सकता है और किसी भी चीज़ के लिए डिसएग्री कर सकता है, ठीक है। और वो जो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस है वो कौन हमारा गवर्न करता है, वो हमारी गवर्नमेंट रन करती है, बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन तो बना हुआ है, लेकिन उस चीज़ को कौन फॉलो कर रहा है, कौन फॉलो नहीं कर रहा है, इस चीज़ की देखभाल या इस चीज़ की निगरानी कौन रखता है, वो रखता है आपका गवर्नमेंट, ओके। देन उसके बाद क्या बोला गया है, this include not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे मतलब कंट्री जो है, मतलब लोग जो है वो एग्री करेंगे ही करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि एक आइडल सेट किया गया है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं डालेगी कि आपको इसको मानना ही मानना होगा, यानी कि कोई गलत चीज़ होगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा होता तो नहीं है बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई चीज़ गलत मतलब की गई है, कुछ लोग उसको एग्री कर रहे हैं, कुछ डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसमें वहाँ पे जाके अपना रोल नहीं प्ले करेगी। वहाँ ये नहीं बोलेगी कि अगर वो 50 लोग जो हैं वो एग्री कर रहे हैं तो आप बाकी के 100 लोग भी एग्री करो। गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि हर किसी का विश्वास अपना है, हर किसी का बिलीफ अपना है, हर किसी की सोच अपनी अपनी है, लेकिन कोई एक इशू के ऊपर एग्री करेगा ये ज़रूरी नहीं होता है। ये सब चीज़ें जो है ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई है आपको। यहाँ पे ये सारा इस पैराग्राफ में ये बताया, नेपाल के बारे में बताया हुआ है कि जो पहले जो था वहाँ पे मोनार्की रूल था, फिर उसके बाद 2006 के बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल आ गया, ठीक है, फिर 7, 8 उसके बाद मतलब यहाँ पे यही चीज़ के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे बोला लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्स्टिट्यूटिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, आप समझिए कि जो कंट्री है नेपाल, जो कंट्री है वो अगर आप इतिहास की बात करो, हिस्ट्री की बात करो, तो वो 2 सिचुएशन से निकल के आई है, ठीक है। नेपाल जो है वो इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है नॉर्थ साइड से, ठीक है। ये आपका इंडिया का ये ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, टॉप मोस्ट है, ये इंडिया का नहीं, सॉरी, ये JNK का है। यहाँ पे जो है ना चाइना, नेपाल, तिब्बत, ठीक है, यहाँ पे जो है वो अपना बॉर्डर जो है वो यहाँ से शेयर करती है। तो क्या बोला है, ये अपना बॉर्डर जो वो शेयर करती है। तो क्या किया गया है, नेपाल जो था वहाँ पे मोनार्की रूल था। मैंने भी आपको बताया मोनार्की क्या है, मोनार्की जहाँ पे राजा का रूल होता है या रानी का रूल होता है।
जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का वो अडॉप्ट किया गया था, जिसको अडॉप्ट किया गया था 1990 में, वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो फाइनल अथॉरिटी रिसेट की, यानी कि कोई भी अगर डिसीजन लिया जाएगा ना कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, यानी कि लॉ कोर्ट के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, उसको फाइनल अथॉरिटी कौन देगा? किंग देगा, यानी कि राजा। जब तक राजा उसमें अपनी सलाह नहीं देगा तब तक वो चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी। फिर क्या हुआ, लोगों ने बहुत सारे क्या किए, मूवमेंट चलाए नेपाल के अंदर, ताकि वो इस चीज़ को क्या कर सके, कन्वर्ट कर सकें, किसमें एस्टैब्लिश कर सकें। दैट मीन्स के मोनार्की रूल को ख़त्म करके वो किसको एस्टैब्लिश करें? डेमोक्रेसी में। और फाइनली 2006 में क्या हुआ, उनका जो वो मूवमेंट्स की जो लहर चलाई थी, लोगों ने जो मूवमेंट चलाई थी ताकि उनको डेमोक्रेसी प्रोवाइड की जाए, वो फाइनली उनको 2006 में मिल गई। और उन्होंने वहाँ क्या किया, राजा के रूल को, पावर्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। जब ऑटोमेटिकली क्या, जब मोनार्की रूल ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेमोक्रेटिक रूल आ जाएगा, जिसमें डेमोक्रेटिक रूल के आने के बाद क्या होगा, जो भी राजा का पावर्स होंगी वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे क्या है देखिए, नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ, 1990 में एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था नेपाल के लिए बनाया गया था, लेकिन 2006 में जब डेमोक्रेटिक रूल जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया गया, तब लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो भी वहाँ की अथॉरिटी होगी, उन्होंने क्या किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जिसमें नेपाल को एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जो था वो साबित कर दिया, मतलब बना दिया गया। The reason that they do not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and they have fought for. Actually वहाँ पे प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्यों नहीं चाहते थे कि प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रन किया जाए या उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो गवर्नमेंट चलाई जाए या वहाँ की सोसाइटी जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को माने। बिकॉज वो जो था ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो उन आइडल्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था जो कि नेपाल को करना चाहिए था और जिसके लिए लोग जो थे वो लड़ रहे थे। यानी कि देखो, वहाँ पे लोग जो थे वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर पाते थे, जो राजा बोलता था वही उनको करना पड़ता था। तो इसी चीज़ के लिए वो चाहते थे कि भाई यहाँ पे जो है वो मोनार्की रूल ख़त्म करके, प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करके नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो नेपाल को कंसिडर किया जाए। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, जैसे एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल की गेम में, इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर, जिसमें जो भी रूल होगा, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि जैसे क्या है, फुटबॉल जो गेम है वो फीट के साथ खेली जाती है, ठीक है, पाँव के साथ खेली जाती है, लेकिन अगर उसका रूल चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि अगर हाथों के साथ गेम खेली जाएगी, यानी कि पास किया जाएगा एक दूसरे को बॉल, तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो जो गेम है ना वो फुटबॉल गेम नहीं कहलाएगी, फिर वो गेम का नाम ही चेंज हो जाएगा। उसी तरह से नेपाल जो था वो क्या कर रहा था, नेपाल जो था वो मोनार्की रूल को फॉलो कर रहा था, ठीक है, जिसमें राजा की जो थी वो क्या हो रही थी, सारी बातें जो थी वो राजा के थ्रू ही मानी जाती थी, फाइनल अथॉरिटी जो था वो राजा ही देता था। तो क्या हुआ, जब उसको डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया गया तो उसकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स थे वो भी क्या हो गए थे, चेंज हो चुके थे, नई सारी चीज़ें जो थी वो नई उभर के आई थी। दिस इज़ वाई, ये इसलिए था क्योंकि जो पीपल थे नेपाल के वो चाहते थे कि कंट्री के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाए, ठीक है। द कैप्शन अलॉन्गसाइड एलाबरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। तो ये जो कैप्शन है ना, नेपाल का जो स्ट्रगल था डेमोक्रेसी के लिए, यही इस चीज़ को अलग करता है कि वहाँ के लोग जो थे वो अपने लिए एक अलग नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे और वहाँ पे उस चीज़ को ख़त्म करके, मोनार्की रूल को ख़त्म करके वहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल को लाना चाहते थे। ये जो कैप्शन दिया गया ना, कौन सा कैप्शन, नेपाल का जो स्ट्रगल था डेमोक्रेसी के लिए, ये कैप्शन जो था यही इस चीज़ को क्या करता है, एलोब्रेट करता है, इस चीज़ को अलग करता है। और यही चीज़ जो है ये बताता है कि वहाँ के लोगों को क्या चाहिए था, डेमोक्रेटिक रूल चाहिए था और नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। फर्स्ट देखिए, हमने पहले पढ़ा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पर्पस क्या है, कि हमारी जो सोसाइटी है उसका फंडामेंटल नेचर कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड बोला हुआ है, देखिए, सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। सेकेंड क्या है कि जो कंट्री का जो नेचर पॉलिटिकल सिस्टम है, नेचर जो है कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम को लेके वो कैसा होना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम को यानी कि यहाँ का जो पीएम है, यहाँ की जो सरकार है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि तो नेपाल पे अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर हम नेपाल की बात करें तो जो वहाँ का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था, वो ये बोलता था कि जो कंट्री है उसको कौन रूल करेगा, उसको किंग रूल करेगा और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो रूल करेंगे।
देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है कि वो कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म जो है वो अडॉप्ट की गई है गवर्नमेंट की या पॉलिटी की, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि क्या है, सोसाइटीज़ के अंदर किसी भी चीज़ के डिसीजन को लेने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो हम अपने लीडर्स को चूज़ कर सकते हैं सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन अवर बिहाफ। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, जहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज़ करते हैं, यानी कि वोट देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि डेमोक्रेसी के अंदर हम अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं सो दैट कि वो अपनी पावर्स का यूज़ करके, रिस्पॉन्सिबल पावर्स का यूज़ करें हमारे बिहाफ पर। हाउएवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिस यूज देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली प्रोवाइड सेफगार्ड्स अगेंस्ट दिस। अब ये क्या बोला गया है कि हम तो अपने लीडर्स को चूज़ कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो लीडर्स जिनको हम चूज़ करते हैं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एज अ सेफ गार्ड काम करता है उनकी मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन एक इस तरह से काम करता है ताकि जो वो लीडर्स हैं ना वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर सकें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके अगेंस्ट जो है वो सख्त कार्रवाई की जाती है। ये जो मिसयूज़ अथॉरिटी करेगी जिसकी वजह से, यानी कि वो किसी भी चीज़ को लेके कर सकती है, जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, ये मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि टीचर जो है वो क्लास ले रही है। ठीक है, एक क्लास में मॉनिटर भी होता है। अब देखिए टीचर जो है वो क्लास ले रही थी, तो टीचर को कोई आता है और वो बोलता है कि आपको मैम प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं ऑफिस में। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो अपनी क्लास के मॉनिटर को खड़ा करेगी और उसको बोलेगी कि भाई आप क्या करो, जब तक मैं वापस आती आप तब तक क्लास को देखना। तो क्या है, यहाँ पे एक लड़के को खड़ा कर दिया है जिसका नाम अनिल है। ठीक है, उसको मिसिज राव ने खड़ा कर दिया और वो उसको बोल रही है कि जब तक मैं वापस आती तुम क्या करो, क्लास को देखो। अब इस बंदे की क्लास में एक लड़के के साथ नहीं बनती है, उसने क्या किया, उस लड़के को खड़ा कर दिया और उस लड़के को बोला कि जब मैम आएगी मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा कि तुम क्लास में क्या कर रहे हो, शोर कर रहे थे। तो जैसे ही मैम आती है वो मॉनिटर जो है वो मैम को बताएगा और मैम जो है वो उस लड़के को डांटना शुरू कर देती है या फिर उसको क्लास से बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि एक लड़का है जो अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है। ठीक है, उसने क्लास में जिसके साथ उसकी नहीं बनती है उसके साथ बदला लेने के लिए उसने मैम से बोलकर उसको डांट दिलवाई। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रोल नहीं उसने प्ले किया। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट होगी तो वो अगर कुछ गलत कर रही है, वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है, तो क्या है, गवर्नमेंट उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि भाई तुम ये अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हो, तो तुम्हारे अगेंस्ट जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर हमारी जो पुलिस है या कोर्ट है वो तुम्हारे अगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। तो ये बोला है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि मतलब किसी भी पॉलिटिकल लीडर के थ्रू जो भी वो मिसयूज़ करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एज अ सेफ गार्ड यानी कि मतलब एक रक्षा कवच की तरह काम करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला हुआ है आगे देखिए। तो आगे ये बोला हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी या इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगी। बहुत सारे लॉज जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में बताए गए हुए हैं। ठीक है, ये आपको जब आप फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी तो तब मैं आपको बताऊँगी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें किस किस चीज़ के बारे में राइट प्रोवाइड करते हैं। आगे क्या बोला हुआ है कि क्या आपको पता है दलित राइटर जो थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्होंने मतलब उनके बारे में क्या आपने पढ़ा है या उनके बारे में आपको कुछ याद आया जो आपने क्लास 7th की बुक में पढ़ा था। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर क्या था, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट, दैट मीन्स कि जो आपने क्लास 7th में चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था कि कैसे ओम प्रकाश जो था, ठीक है, ओम प्रकाश जो राइटर थे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जो भेदभाव होता है। ठीक है, भेदभाव जो था वो झेला था बिकॉज वो एक दलित थे, एक छोटी जात के लोग थे, शेड्यूल कास्ट में आते थे। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वल टू ऑल पर्सन एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दलित राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, आपने उनके बारे में क्लास 7th की बुक में पढ़ा था। क्या आपने वो आपने चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर में हमने जो थी वो बात की थी कि ओम प्रकाश के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हो रहा था बिकॉज वो एक दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। यू रीड अबाउट हाउ, आप लोग पढ़ोगे कि कैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें गारंटी देता है, यानी कि वो हमें राइट प्रोवाइड करता है, राइट टू इक्वालिटी का। राइट टू इक्वालिटी यानी कि सब लोग जो है वो बराबर हैं, टू ऑल पर्सन, सभी लोग जो हैं वो दूसरे पर्सन्स के बराबर हैं और कोई भी इंसान जो है, कोई भी सिटीज़न जो है उसको उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। दैट मीन्स कि अगर कोई
इंसान का रंग काला है तो उसके साथ कोई भी जो है वो भेदभाव नहीं करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि तुम काले हो, तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते। कोई इंसान जो है वो छोटी जात से है तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई तुम छोटी जात के हो, तो यानी कि कोई एससी है, कोई ओबीसी है या फिर कोई एसटी है, तो उसके साथ ये नहीं बोला जाएगा कि तुम इस छोटी जात से बिलोंग करते हो या तुम मतलब पहले ये कंसीडर किया जाता था, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट कुछ प्लेसेस में ऐसा देखने को अभी भी मिलता है। तो अब अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके खिलाफ जो है वो स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने हमें ये राइट प्रोवाइड किया है, राइट टू इक्वालिटी का, जिसमें सभी लोग जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो राइट टू इक्वालिटी है वो एक फंडामेंटल राइट है जो कि सभी इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटीड किया है। गारंटीड करने का मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो है ये प्रोवाइड किया गया है, ताकि सभी लोग जो है वो इक्वली क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ रह सके और मिलजुल कर रह सके। किसी भी कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं अमीर हूँ तो मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ मत बैठो, मैं तुम्हारे साथ खा नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आगे जो है वो एक और चीज़ बताई हुई है यहाँ पे एक ये पिक्चर के थ्रू कि एक गेम्स पीरियड जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें क्या है, एक तरफ लड़के हैं और एक तरफ लड़की हैं। तो लड़कों की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे ये बोला गया है कि टीचर जो है वो बच्चों को बोलेगी कि भाई मतलब जैसे लड़के हैं वो अब क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लड़कियाँ जो है वो बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं, तो टीचर जो है उसने बोला कि आप ऐसा करो कि जो जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है वो क्या करेंगे, हम वही गेम खेलेंगे। तो अब लड़कों की मेजॉरिटी ज़्यादा थी तो टीचर ने बोला ठीक है, अब लड़कों ने हाथ खड़े कर दिए, लड़के ज़्यादा थे, लड़कों का वोट हमें ज़्यादा मिला, इसलिए हम क्या करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे या फिर क्रिकेट खेलेंगे। तो इस चीज़ से लड़कियां जो थी ना उनको उनका राइट नहीं मिल सका। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है डेमोक्रेसी के अंदर, कि कोई भी डोमिनेंट ग्रुप जो है ना वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके दूसरे लेस पावरफुल पीपल या ग्रुप के साथ मिसयूज़ ना करे, उनके अगेंस्ट यूज़ ना करे। ये जो स्टोरी बोर्ड था ये हमें यही बता रहा है। क्या बोला मैंने कि मेजॉरिटी और मिनॉरिटी का यहाँ पे कंसेप्ट आता है। मेजॉरिटी क्या होती है, यानी कि मोर इन पीपल, जहाँ पे ज़्यादा हों लोग, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे उसको हम मेजॉरिटी बोलेंगे, और मिनॉरिटी जहाँ पे कम लोग होंगे उसको हम मिनॉरिटी बोलेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये भी है कि, तो इस स्टोरी के थ्रू ना यही चीज़ बताई गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे डोमिनेंट ग्रुप यानी कि जो मेजॉरिटी का ग्रुप होगा, जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, वो छोटे कम लोगों को मतलब परेशान नहीं कर सकते, अपना अपना जो डिसीजन होगा वो उनके ऊपर थोप नहीं सकते, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ से हमें क्या करता है, ये चीज़ हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर यही बोला कि कुछ ऐसी कंडीशन जो है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के अंदर भी हो सकती हैं, जहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो कॉन्टीन्यूटी में यानी कि लगातार मिनॉरिटी लोगों को क्या करेगी, मिनॉरिटी लोगों के ऊपर अपना जो दबदबा है वो डालेगी, यानी कि जैसा वो चाहेगी वो बोलेगी कि जैसे मतलब मेजॉरिटी के जो लोग होंगे, ज़्यादा लोग जो हैं वो चाहेंगे कि कम लोग भी उनके अकॉर्डिंगली ही चलें। तो जैसे कि स्टोरी बोर्ड में हमने अभी पढ़ा, हर एक सोसाइटी जो है वो प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। हर एक सोसाइटी जो है, टायरनी का क्या मतलब होता है, उत्पीड़न। हर एक सोसाइटी जो है वो इस उत्पीड़न के यानी कि मेजॉरिटी के उत्पीड़न से क्या कर रही है, गुजरती है। उत्पीड़न इन द सेंस के जहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो अपना रूल जो है वो चलाना चाहेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन यही चीज़ जो है वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल जो है वो ये बताते हैं कि मिनॉरिटीज़ को अलग नहीं किया जाएगा किसी भी चीज़ से, यानी कि जो चीज़ मेजॉरिटी को मिलेगी वही चीज़ मिनॉरिटी को भी मिलेगी। अनदर रीज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि अनदर रीज़न वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा रीज़न ये है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, वो ये है कि वो इस टायरनी को या इस डोमिनेशन को जो भी मेजॉरिटी के साथ की जा रही है मिनॉरिटी के ऊपर, उससे बचाता है। जो कि ये चीज़ बताता है कि एक कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती है, यानी कि उसके ऊपर अपना दबाव नहीं डाल सकती है। जैसे कि एक इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन है, या फिर जो मेंबर्स हैं एक कम्युनिटी के वो डोमिनेट कर रहे हैं सेम कम्युनिटी के मेंबर्स को, दैट इज़ इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, मेजॉरिटी आ गई 50 लोगों की, मिनॉरिटी आ गई 25 लोगों की। अब ये जो कम्युनिटी है ना ये इस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती, यानी कि ये जो लोग हैं ये नहीं बोलेंगे कि जैसा हम चाहें वैसा ही आप करो। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जा सकती है, उनके अगेंस्ट जो है वो FIR दर्ज की जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट प्रोवाइड किया है कि जैसा वो लोग जैसे जी सकते हैं वैसे ही मिनॉरिटी के लोग भी जी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, जो थर्ड सिग्निफिकेंट जो आपके पास रीज़न आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, वो ये है कि ये हमें अपने आप से बचाता है, सेव अस फ्रॉम अवरसेल्व्स, हमें अपने आप से बचाता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो आपने मतलब सोचा है करने के लिए वो दूसरों को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपको अपने आप से बचाएगा। जैसे कि सोच लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इन्होंने बताने की कोशिश की है कि शबनम जो है वो उसका वो
क्या है, बैठी हुई है और वो क्या कर रही है, उसका कल एग्ज़ाम है और वो क्या कर रही है, उसको अभी 2 चैप्टर उसको पढ़ने के लिए रह गए हैं, लेकिन वो चाह रही है कि वो टीवी भी देखे क्योंकि टीवी के ऊपर उसका फेवरेट शो जो है वो चलने वाला है। अब वो बहुत ही ज़्यादा असमंजस सिचुएशन में फंस चुकी है, जिसमें वो ये नहीं समझ पा रही कि वो पढ़े या फिर टीवी देखे। तो उसके पेरेंट्स जो है वो उसको पूछते हैं कि भाई शबनम, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम क्या इतनी मतलब परेशान क्यों दिख रही हो। तो वो बोलती है कि मुझे जो है वो टीवी प्रोग्राम भी देखना है क्योंकि मेरा फेवरेट प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है, लेकिन कल मेरा टेस्ट भी है और मेरे को 2 चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप टीवी मत देखिए। अगर आप टीवी नहीं देखेंगे तो मैं भी फिर टीवी नहीं देखूंगी और मैं बैठ के पढ़ लूँगी, ठीक है। तो उसके घर वाले जो वो एग्री कर जाते हैं। यहाँ पे जो था वो उनके घर वालों का इंटरेस्ट जो था, यानी कि वो जो चाह रहे थे उस चीज़ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसा हम चाहें वैसा दूसरे लोग भी चाहें, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एक ऐसा इशू होगा जिस पर सभी लोग जो है वो एग्री नहीं कर सकते हैं। वैसे ही यही चीज़ बोलेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपको अपने आप से बचाता है। दैट मीन्स कि अगर इसने बोला कि आप टीवी बंद करो, इसने अपने पेरेंट्स को बोला तो उसके पेरेंट्स ने टीवी बंद कर दिया। यही चीज़ अगर ये बाहर जाके बोलेगी कि भाई आप लोग जो है वो शोर मत मचाओ, तो शोर वो क्यों नहीं करेंगे भाई, उनके पास राइट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो है वो दूसरों को इफेक्ट ना करे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको अपने आप से बचाता है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमें ऐसे डिसीजन लेने से वो डिसीजन जो दूसरों को इफ़ेक्ट ना करें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे यही बताई हुई हैं कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो मतलब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करता है, बचा कर रखता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी हर एक नीड को क्या करता है, फुलफ़िल करता है। नीड को फुलफ़िल करना इन द सेंस के जैसे हम जीना चाहते हैं, जैसे हम रहना चाहते हैं, जैसे हम खाना चाहते हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं, ये हमें हर एक चीज़ के लिए क्या करता है, इजाज़त देता है, राइट देता है, अधिकार देता है। तो ये जितनी भी हमने भी डिस्कशन की, इसके थ्रू आपको ये पता चला होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के अंदर। तो दैट मीन्स कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ ये हमें हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।